आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन। ये भी इतिहास का एक दिलचस्प तथ्य है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आरंभिक प्रतिरोध शहरी बुद्धिजीवियों के द्वारा नहीं बल्कि ग्रामीण समुदाय और जनजातीय समूह के द्वारा किया गया था। पुनर्स्थापनात्मक आंदोलन अथवा विद्रोह। ब्रिटिश शासन ने कुछ पुराने राजाओं, नवाबों, जमींदारों को विस्थापित कर दिया था। अतः इनके द्वारा अथवा इनके अधिकारी एवं सैन्य अधिकारियों के द्वारा समय समय पर विद्रोह एवं बलबे किए गए। इनमें से कुछ इस प्रकार है। 1. त्रावणकोर में दीवान वेलाटम्पी का विद्रोह 1805 में। 2. तमिलनाडु में कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह 1824 में। 3. मैसूर का विद्रोह 1831 में। 4. सतारा का विद्रोह 1844 में। प्रायः शासक अथवा जमींदार के द्वारा विद्रोह किया जाता था तो उसकी प्रजा भी उसमें शामिल हो जाती थी और वह विद्रोह बहुत ही उग्र रूप धारण कर लेता था। व्याख्या। यहाँ बताया गया है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ शुरू में विरोध सिर्फ पढ़े लिखे शहर के लोगों ने नहीं किया, बल्कि गांवों के राजा, रजवाड़े, जमींदार और आम ग्रामीण जनता ने भी किया था। इसे आद्य राष्ट्रवादी आंदोलन कहा गया है, यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत गांवों और पुराने शासकों के विद्रोह से हुई थी। जब अंग्रेजों ने पुराने राजाओं, नवाबों और जमींदारों की ताकत छीन ली तो उन्होंने अपने सम्मान और अधिकार वापस पाने के लिए विद्रोह किया। और जब ये राजा नवाब लड़ने लगे तो उनके साथ उनकी प्रजा यानी आम लोग भी जुड़ गए। इससे आंदोलन और ज्यादा जोरदार हो गया। उदाहरण से समझिए। त्रावणकोर केरल में दीवान वेलाटम्पी ने 1805 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। कित्तूर कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने 1824 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। मैसूर में 1831 में जब अंग्रेजों ने सत्ता छीनी तो वहाँ भी लोग भड़क गए। सतारा महाराष्ट्र में 1844 में पुराना शासन खत्म हुआ तो वहाँ के लोग बगावत कर बैठे। आसान शब्दों में इन आंदोलनों का मकसद था पुराना राज लौटाना, और जब ये राजा अंग्रेजों से टकराए तो गांव वाले भी उनके साथ खड़े हो गए। इस तरह राष्ट्रवाद की नींव गांवों और पुराने शासकों के संघर्ष से रखी गई, न कि सिर्फ बड़े शहरों में बैठे नेताओं से। जनजातीय विद्रोह एवं आंदोलन। आदिवासी अथवा जनजातीय भी भारतीय जीवन के ही हिस्सा थे, परंतु उनके रीति रिवाज एवं परंपरा अलग होती थी। ब्रिटिश साम्राज्य संसाधनों की खोज में जनजातीय क्षेत्र में पहुंच गया। उसी के साथ जनजातीय लोगों के जीवन में हस्तक्षेप शुरू हुआ। जनजातीय लोगों में सामुदायिक संपत्ति की अवधारणा प्रचलित थी, परंतु उन पर बलपूर्वक निजी स्वामित्व की अवधारणा थोप दी गई। उसी प्रकार ब्रिटिश के साथ जमींदार, साहूकार एवं ठेकेदार जैसे शोषक पहुंच गए और उन्होंने जनजातीय लोगों का शोषण आरंभ किया। फिर सरकार के द्वारा झूमिंग एवं अफीम की खेती पर पाबंदी लगाई गई। अतः समय समय पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय लोगों का विद्रोह हुआ और कभी कभी इस विद्रोह ने बड़ा ही भयानक रूप ग्रहण कर लिया। उदाहरण के लिए 1831 में छोटा नागपुर में कोल जनजाति का विद्रोह हुआ। उसी प्रकार 1855-1856 में भागलपुर एवं राजमहल के बीच संथालों का विद्रोह हुआ। इसने बहुत ही उग्र रूप धारण कर लिया। इसे दबाने में बंगाल सेना के लगभग 10% सैनिक लग गए तथा इसे दबाने में लगभग 10,000 संथाल मारे गए। 1899-1900 में छोटा नागपुर में मुंडा अथवा उल्लूगन विद्रोह हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा किया। इसने भी उग्र रूप धारण कर लिया, परंतु सरकार ने इसे दबा दिया। फिर भी मुंडाओं को संतुष्ट करने के लिए छोटा नागपुर में छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून लाया गया। व्याख्या। भारत के आदिवासी यानी जनजातीय लोग हमेशा से जंगल, पहाड़ और प्राकृतिक संसाधनों के बीच अपने तरीके से शांति से रहते थे। उनका समाज अलग था। वहाँ जमीन सबकी होती थी, यानी कोई किसी एक की जमीन नहीं कह सकता था। लेकिन जब अंग्रेज सरकार व्यापार और संसाधनों की खोज में उनके क्षेत्रों में पहुंची तो वहां निजी जमीन, टैक्स और नए कानून लागू किए गए। साथ ही उनके साथ जमींदार, साहूकार और ठेकेदार भी आ गए, जिन्होंने जनजातियों को जबरन टैक्स देना, काम करना और कर्ज चुकाना शुरू करवा दिया। उनके पुराने रीति रिवाज और झूम खेती जैसे तरीके पर भी पाबंदी लगा दी गई। इससे जनजातीय लोगों को बहुत गुस्सा आया। इसका नतीजा जगह जगह आदिवासी विद्रोह हुए। 1831 में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र, यह अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह भागलपुर और राजमहल के बीच, ये बहुत बड़ा था, जिसमें 10,000 संथाल मारे गए और इसे दबाने के लिए बंगाल सेना के 10% सैनिक लग गए। 1899-1900 में मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान भी कहा गया, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा को आज भी आदिवासी नायक के रूप में याद किया जाता है। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आदिवासियों को थोड़ी राहत दी और छोटा नागपुर रैयतवाड़ी कानून लागू किया। उदाहरण से समझें।
जैसे अगर कोई आपके घर में घुसकर आपकी जमीन, खेती और कामकाज के तरीके छीन ले तो आप नाराज होंगे। जनजातियों के साथ भी यही हुआ और उन्होंने अपना हक बचाने के लिए विद्रोह किया। यही इनके राष्ट्रवादी भावना की शुरुआती झलक थी। किसान आंदोलन। ब्रिटिश के द्वारा भारत पर नियंत्रण का अर्थ था ग्रामीण भारत पर नियंत्रण, अतः इसका दबाव भारतीय किसानों को झेलना पड़ा। ब्रिटिश भू राजस्व नीति, व्यापार नीति, उद्योग नीति सभी ने भारतीय किसानों को दुष्प्रभावित किया। इसलिए समय समय पर किसानों के आंदोलन होते रहे। उदाहरण के लिए 1770 के दशक में बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ। 1820 के दशक में बंगाल पागलपंथी विद्रोह घटित हुआ। इसके नेता क्रमशाह एवं टीपू थे। उसी प्रकार 1837 तथा 1857 के बीच बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादू मियां के नेतृत्व में फराजी आंदोलन घटित हुआ। उसी प्रकार मालाबार तट पर 1836 एवं 1854 के बीच मोपाला विद्रोह घटित हुआ। इन विद्रोह और आंदोलनों को अद्य राष्ट्रवादी कहा जाता है क्योंकि इनके पीछे कोई आधुनिक विचारधारा का समर्थन नहीं था, बल्कि विद्रोही नेता लोगों को संगठित करने के लिए धार्मिक प्रतीकों का सहारा लेते। ये अचानक विस्फोट की तरह प्रकट होते और समाप्त हो जाते। सामान्यतः इनका निशाना तात्कालिक शोषक होता था और ये औपनिवेशिक शोषण के स्वरूप को नहीं समझ पाते। व्याख्या। जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन शुरू किया तो इसका सबसे बुरा असर गांवों और किसानों पर पड़ा। अंग्रेजों की जमीन से टैक्स वसूलने की नीति, व्यापार और उद्योग की नीतियां सबने मिलकर किसानों की जिंदगी मुश्किल बना दी। इस वजह से किसानों ने समय समय पर आंदोलन और विद्रोह किए। ये आंदोलन बहुत संगठित या आधुनिक तरीके के नहीं थे, बल्कि आमतौर पर धार्मिक भावनाओं के सहारे उठते थे और तात्कालिक अन्याय या अत्याचार के खिलाफ होते थे। कुछ प्रमुख किसान विद्रोहों के उदाहरण। 1770 का सन्यासी विद्रोह बंगाल। जब टैक्स ज्यादा लिया गया और किसानों पर अत्याचार हुआ तो साधु संतों और किसानों ने मिलकर विद्रोह किया। 1820 का पागलपंथी आंदोलन। बंगाल नेता थे क्रमशाह और टीपू। इन्होंने धार्मिक एकता के नाम पर लोगों को संगठित किया। 1837 1857 का फराजी आंदोलन। बंगाल हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ। ये भी इस्लाम के सुधार और किसानों के हक के लिए था। 1836 1854 का मोपला विद्रोह। मालाबार तक यहाँ के मुसलमान किसानों ने जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। मुख्य बात यह है कि इन आंदोलनों में कोई आधुनिक सोच या राष्ट्रवाद की स्पष्ट योजना नहीं थी। लोग धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर लड़ते थे। इनका लक्ष्य तात्कालिक शोषण से लड़ना होता था, पूरे अंग्रेजी शासन की जड़ पर वार नहीं होता था। उदाहरण से समझें, जैसे कोई गरीब किसान अपने गांव में अत्याचारी जमींदार से परेशान हो जाए और गुस्से में आकर विद्रोह कर दे, पर उसे ये पता न हो कि असली समस्या जमींदार नहीं बल्कि ऊपर की अंग्रेजी सरकार की नीति है। ठीक वैसा ही इन किसान आंदोलनों में हुआ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 का महाविद्रोह के कारण प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव। अधिक से अधिक भूभाग के अधिग्रहण के कारण राजा, नवाब, उनके अधिकारियों एवं सैनिक बेरोजगारी। विस्थापित तत्वों का आक्रोश। आर्थिक प्रभाव। शिल्प एवं कारीगरी का पतन के कारण शिल्पी एवं कारीगर बेरोजगार। सामाजिक प्रभाव। समाज सुधार की नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया तथा लोग अपने दीन एवं धर्म की रक्षा के लिए खड़े हुए। सैनिक प्रभाव। बंगाल सेना मुक्त व्यापार की नीति को लागू करने का शासक माध्यम, परंतु सैनिकों को अपनी स्थिति से अधिक असंतोष। ब्रिटिश का झुकाव शिक्षित एवं साक्षर सैनिकों की नियुक्ति पर। इस कारण सेना में उच्च जाति के लोगों की नियुक्ति, अतः सेना में जाति संवेदनशीलता आ गई। व्याख्या। 1857 का विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, कई कारणों से हुआ। इसे सिर्फ एक सैनिक बगावत नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग की पीड़ा और गुस्से का नतीजा माना जाता है। चलिए इसे 4 भागों में समझते हैं। 1. राजनीतिक कारण। राजा नवाबों की नाराजगी। अंग्रेजों ने बहुत से भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया था, जैसे झांसी, अवध, सतारा आदि। इससे पुराने राजा महाराजा अपनी गद्दी और सम्मान दोनों खो बैठे। उनके सैनिक और अधिकारी भी बेरोजगार हो गए। इससे उनमें अंग्रेजों के खिलाफ गहरा गुस्सा भर गया। उदाहरण, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बिना औलाद के होने पर राज्य से बेदखल कर दिया गया। 2. आर्थिक कारण। कारीगर और किसान परेशान। अंग्रेजों की नीतियों से भारत के कारीगर और शिल्पी बेरोजगार हो गए, क्योंकि अंग्रेजी मिलों के बने कपड़े भारत में बहुत सस्ते बिकते थे, जिससे भारतीय हस्तशिल्प खत्म हो गया। किसानों से भारी लगान वसूला जाता था, जिससे वे कर्ज में डूबते गए। उदाहरण, बंगाल का बुनकर पहले दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन अब उसे काम नहीं मिल रहा था।
3. सामाजिक कारण, धर्म और परंपराओं को लेकर डर। ब्रिटिश समाज सुधारों जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह को कुछ लोगों ने अपने धर्म पर हमला समझा। लोगों को डर था कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बना देंगे। उदाहरण, सैनिकों में यह अफवाह फैली कि नई राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है, जिसे मुंह से काटना पड़ता है। ये बात हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अपमानजनक थी। 4. सैन्य कारण, सैनिकों की नाराजगी। ब्रिटिश सेना में ज्यादातर भारतीय सैनिक थे, लेकिन उन्हें असमान वेतन, कम पद और जातीय अपमान सहना पड़ता था। सेना में उच्च जातियों के सैनिक भर लिए गए थे, जिससे जाति को लेकर तनाव और बढ़ा। उदाहरण, मंगल पांडे ने इसी कारण बगावत की शुरुआत की थी। नतीजा, जब सभी वर्ग, राजा, किसान, कारीगर, सैनिक, धर्मगुरु नाराज हो गए, तो ये 1857 में बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया। 1857 के महाविद्रोह का स्वरूप। आवश्यक साक्ष्यों के अभाव में इस महाविद्रोह के स्वरूप को लेकर आरंभ से ही एक प्रकार का विवाद रहा है। वस्तुतः एक तरफ जहां विद्रोहियों ने अपना साक्ष्य नहीं छोड़ा, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिश लेखकों ने एक सोची समझी नीति के तहत इसके महत्व को कम करके दिखाया तथा इसे सिपाही विद्रोह अथवा गदर का नाम दिया। परंतु निम्नलिखित कारणों से इसे सिपाही विद्रोह मानना उचित नहीं लगता। 1. इसमें शामिल होने वाले लोग केवल सिपाही ही नहीं थे, बल्कि उसके साथ साथ कुलीन, किसान, जनजातिया, शिल्पी एवं श्रमिक सभी शामिल थे। 2. सिपाहियों को जनसामान्य का समर्थन प्राप्त था। प्रत्येक सैनिक शिविर आसपास के गांव के समर्थन पर टिका हुआ था। 3. सैनिक किसान परिवार से ही थे, अतः एक किसान के असंतोष को व्यक्त कर रहे थे। एक तरफ से अगर देखा जाए तो वे वर्दी में किसान थे। व्याख्या, 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिकों का विद्रोह नहीं था, बल्कि पूरे समाज का गुस्सा था। कुछ अंग्रेज लेखकों ने इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह या गदर कहा ताकि इसका महत्व कम दिखाया जा सके, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ सिपाहियों की बगावत नहीं थी। इसके कई बड़े सबूत हैं। 1. सिर्फ सिपाही नहीं, कई वर्ग शामिल थे। विद्रोह में राजा, महाराजा, किसान, आदिवासी, कारीगर और मजदूर तक शामिल थे। उदाहरण, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल जैसे राजा रानी इसमें लड़े। किसान और आदिवासियों ने भी अंग्रेज अफसरों को भगाया। 2. सैनिकों को आम जनता का समर्थन था। जहां भी सैनिक बगावत करते थे, आसपास के गांव के लोग उनका साथ देते थे। वे खाना, जानकारी और हथियार भी देते थे। उदाहरण, दिल्ली, कानपुर, झांसी जैसे इलाकों में आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों का पूरा साथ दिया। 3. सैनिक भी तो किसान परिवार से थे। जो सैनिक अंग्रेजी सेना में थे, उनमें से ज्यादातर खुद किसान परिवार से आते थे। इसलिए जब वे लड़ रहे थे, तो केवल सैनिक की तरह नहीं, बल्कि किसान के गुस्से को भी साथ लाकर लड़ रहे थे। निष्कर्ष, नतीजा, इसलिए 1857 का विद्रोह सिर्फ सिपाहियों का नहीं था, बल्कि एक बड़े जनांदोलन का रूप था। इसे सिपाही विद्रोह कहना गलत और अधूरा है, यद्यपि यह सही है कि इसे आधुनिक राष्ट्रवाद की कसौटी पर रखना मुश्किल है। इसका कारण है स्पष्ट विचारधारा एवं योजना में कमी, परंतु कुछ ऐसे कारक भी हैं जो इस महाविद्रोह को पहले के विद्रोह एवं आंदोलन से पृथक करते हैं। 1. इसका भौगोलिक विस्तार अनुमान से कहीं ज्यादा था, अर्थात उत्तर भारत और मध्य भारत के अतिरिक्त यह महाराष्ट्र के पूना और कोल्हापुर, मद्रास, कर्नाटक और मालाबार तक फैल चुका था। 2. सामाजिक भागीदारी के दृष्टिकोण से भी यह कहीं आगे थे। यहाँ कुलीनों के अतिरिक्त किसान, कारीगर एवं शिल्पी, श्रमिक, जनजातीय लोग, महिलाएं सभी शामिल थी। सिपाही तो महज संपूर्ण जनसंख्या के एक भाग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अवध में इसने जनांदोलन का रूप ले लिया था। इसमें कुलीन महिलाओं यथा लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, मुगल बेगम जीनत महल के अतिरिक्त निम्न जाति की महिलाएं यथा महावीर बाई, अवंतीबाई लोधी, उषा देवी आदि शामिल थी। 3. सबसे बढ़कर एक क्षेत्र के नेता की अपील दूसरे क्षेत्र के लोगों तक पहुंच रही थी और एक क्षेत्र की घटना का प्रभाव दूसरे क्षेत्र तक पहुंच रहा था। अंत में हम कह सकते हैं कि इस महाविद्रोह के मध्य भोजपुरी लोक साहित्य में स्वतंत्रता की जन आकांक्षा भी व्यक्त हुई है। फिरंगी छोड़ के कब जाएबू हमार देशवा। व्याख्या, 1857 का विद्रोह ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं, बल्कि आजादी की लहर थी जो पूरे देश में फैल चुकी थी। हालांकि यह सही है कि इसे पूरी तरह आधुनिक राष्ट्रवाद की तरह नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट विचारधारा या लंबी योजना नहीं थी। फिर भी इसमें कई ऐसी बातें थी जो इसे पहले के विद्रोह से बिल्कुल अलग बनाती हैं। 1. विद्रोह पूरे भारत में फैला था। ये केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह महाराष्ट्र के पूना और कोल्हापुर, दक्षिण भारत के मद्रास, कर्नाटक और मालाबार तक फैल गया था।
उदाहरण, उत्तर में दिल्ली और कानपुर में लड़ाई हो रही थी, तो दक्षिण में भी अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी और विरोध शुरू हो चुका था। 2. हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हुए। इसमें सिर्फ राजा महाराजा नहीं, बल्कि किसान, कारीगर, मजदूर, आदिवासी और महिलाएं भी शामिल थीं। उदाहरण, लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और जीनत महल जैसी कुलीन महिलाएं ही नहीं, बल्कि अवंतीबाई लोधी, महावीर बाई और उषा देवी जैसी आम वर्ग की महिलाओं ने भी हथियार उठाए। अवध जैसे इलाकों में ये सिर्फ राजा का नहीं, बल्कि पूरे जनता का आंदोलन बन गया। 3. एकता और साझा भावना देखिए। किसी एक राज्य या क्षेत्र की लड़ाई दूसरे क्षेत्र के लोगों को भी प्रेरित कर रही थी। लोग यह महसूस कर रहे थे कि हम सब एक साथ फिरंगी अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं। उदाहरण, अगर दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, तो कानपुर, झांसी, बरेली जैसे इलाके भी साथ खड़े हो रहे थे। 4. लोक साहित्य में भी स्वतंत्रता की बात आई। भोजपुरी गीतों और कविताओं में आजादी की भावना दिखाई दी। जैसे एक लोकगीत में कहा गया, फिरंगी छोड़ के कब जाइबू हमार देशवा, अर्थात अंग्रेजों, तुम हमारे देश को कब छोड़ कर जाओगे। निष्कर्ष, इसलिए 1857 का विद्रोह सिर्फ एक बगावत नहीं था, बल्कि यह भारत की जनता की आजादी की पहली लहर थी, जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर भावना एक साथ उठी थी। आधुनिक राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास, 19वीं सदी का समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन। भारतीय पुनर्जागरण। क्यों 19वीं सदी के समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन को भारतीय पुनर्जागरण क्यों कहा जाता है? जिस प्रकार यूरोपीय पुनर्जागरण ने 16वीं सदी यूरोप में आधुनिक युग के आगमन को संभव बनाया, उसी प्रकार भारतीय पुनर्जागरण 19वीं सदी ने भारत को आधुनिक युग में प्रवेश कराया। व्याख्या, 19वीं सदी में भारत में जो समाज और धर्म सुधार आंदोलन हुए, उन्हें भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसांस कहा जाता है। यह ऐसा समय था जब भारत की सोच, परंपराओं और समाज को एक नई दिशा दी जा रही थी, जैसे कभी यूरोप में हुआ था। उदाहरण के साथ समझिए, जैसे 16वीं सदी में यूरोप में एक आंदोलन हुआ जिसे पुनर्जागरण, रेनेसांस कहा गया। इसमें लोगों ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी, नया ज्ञान, विज्ञान, तर्क और मानवता की तरफ बढ़ना शुरू किया। इसका परिणाम ये हुआ कि यूरोप ने आधुनिक युग में प्रवेश किया। ठीक वैसे ही भारत में 19वीं सदी में कुछ महान समाज सुधारकों ने पुरानी और रूढ़िवादी परंपराओं को तर्क और आधुनिक सोच से चुनौती दी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद और अंधविश्वास। कुछ उदाहरण, राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया और ब्राह्म समाज की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत की संस्कृति को विश्व के सामने गौरव से प्रस्तुत किया और युवाओं को नई सोच दी। निष्कर्ष, इसलिए कहा जाता है कि जैसे यूरोप में पुनर्जागरण से नया युग शुरू हुआ, वैसे ही भारत में 19वीं सदी के समाज और धर्म सुधार आंदोलनों ने भारत को आधुनिक सोच और आधुनिक युग की ओर अग्रसर किया। यही कारण है कि इसे भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। अगर चाहो तो मैं इसका सारांश बिंदु में या चार्ट के रूप में भी बना सकता हूँ। आधुनिक राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि। क्यों भारतीय पुनर्जागरण ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उद्भव को कैसे संभव बनाया? भारतीय पुनर्जागरण का बल तर्कवाद एवं मानववाद पर रहा था। उस समय भारतीय समाज क्षेत्र, जाति एवं लैंगिक विभाजन से ग्रस्त था, परंतु भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज की सर्जरी करके इन विभाजनों को कमजोर कर दिया और लोगों में एक होने की भावना आई। इसी के साथ आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना का विकास हुआ। व्याख्या, भारतीय पुनर्जागरण का मतलब है 19वीं सदी में भारत में समाज और धर्म को सुधारने की एक बड़ी कोशिश। इस दौर में कई सुधारकों ने जाति पाति, धर्म, ऊंच नीच, अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को चुनौती दी। कैसे इसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया? उस समय भारतीय समाज कई हिस्सों में बटा हुआ था। कोई खुद को ऊंची जाति का मानता था, कोई नीची जाति का। पुरुष और महिला को बराबर नहीं माना जाता था। इससे एकता की भावना नहीं थी, और जब एकता नहीं होती तो राष्ट्र जैसी भावना बन ही नहीं सकती। भारतीय पुनर्जागरण ने लोगों को सोचने की नई दिशा दी। राजा राममोहन राय, विद्यासागर, स्वामी दयानंद आदि जैसे सुधारकों ने लोगों को यह समझाया कि हम सब इंसान हैं, हमारे अधिकार समान हैं और हमें एक होकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने लोगों में तर्क और इंसानियत, मानवता की भावना पैदा की। इससे जाति, धर्म और क्षेत्र की दीवारें धीरे धीरे कमजोर हुईं। उदाहरण से समझिए, जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि समाज को बराबरी की दिशा में ले जाने का काम था। जब विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया,
तो ये लैंगिक समानता के लिए बड़ी क्रांति थी। इन सभी सुधारों ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हम सब भारतीय हैं, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने सोचना शुरू किया कि हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही समाज के, एक ही देश के नागरिक हैं। यही सोच धीरे धीरे राष्ट्रवाद की नींव बनी। निष्कर्ष, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज को एकजुट करके लोगों में राष्ट्र की भावना यानी राष्ट्रवाद का बीज बोया। भारतीय पुनर्जागरण की विशेषताएं। 1. भारतीय पुनर्जागरण प्रभाव एवं प्रतिक्रिया दोनों की उपज थी, अर्थात इस पर पाश्चात्य विचारधारा का प्रभाव भी था तथा पाश्चात्य विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया भी थी। 2. मुख्यतः यह आंदोलन समाज सुधार आंदोलन था, परंतु धर्म और समाज के बीच इतना अधिक परस्पर जुड़ाव था कि धर्म के क्षेत्र में सुधार किए बिना सामाजिक क्षेत्र में सुधार संभव ही नहीं था। 3. यह आंदोलन पश्चिम की प्रेरणा से आरंभ हुआ था, परंतु एक बार जब यह आरंभ हो गया तो इसने पाश्चात्य विचारधारा को ही चुनौती देनी शुरू कर दी। व्याख्या। इस पैराग्राफ को आसान भाषा और उदाहरण के साथ इस तरह समझ सकते हैं। भारतीय पुनर्जागरण की खास बातें आसान भाषा में। 1. यह आंदोलन एक तरह से असर और जवाब दोनों था। मतलब यह है कि भारतीय पुनर्जागरण पर पाश्चात्य यूरोपीय विचारों का प्रभाव पड़ा, जैसे स्वतंत्रता, समानता, तर्क, मानवाधिकार आदि। लेकिन उसी के साथ यह पश्चिमी सोच के खिलाफ एक जवाब प्रतिक्रिया भी था, क्योंकि भारतीय समाज को लगा कि उसकी संस्कृति और परंपराएं खतरे में हैं। उदाहरण, जब राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया तो उन्होंने पश्चिमी तर्कवाद का सहारा लिया, लेकिन साथ ही वे वेदों से यह साबित करने की कोशिश भी करते थे कि सती प्रथा धर्म के विरुद्ध है। यानी वे पश्चिमी सोच से प्रभावित भी थे और अपनी संस्कृति की रक्षा भी कर रहे थे। 2. ये समाज सुधार का आंदोलन था, लेकिन धर्म से जुड़ा हुआ था। भारतीय समाज में धर्म और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर आप सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे तो धार्मिक रिवाजों को भी बदलना जरूरी था। उदाहरण, विद्यासागर ने विधवा विवाह का समर्थन किया, लेकिन इसके लिए उन्हें धर्मग्रंथों का हवाला देना पड़ा, क्योंकि विधवा विवाह पर रोक को धार्मिक मान्यता प्राप्त थी। इसलिए सामाजिक सुधार धार्मिक सुधार के बिना संभव नहीं था। 3. यह आंदोलन शुरू तो पश्चिमी प्रेरणा से हुआ, लेकिन फिर उसने पश्चिम को ही चुनौती दी। शुरुआत में लोग अंग्रेजी शिक्षा और विचारों से प्रभावित होकर बदलाव की सोचने लगे, लेकिन जब भारतीय समाज जागरूक हुआ तो लोगों ने अपनी परंपरा, संस्कृति और सोच को ऊंचा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। उदाहरण, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और कहा, वेदों की ओर लौटो। वे पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि भारतीय ज्ञान को ही सर्वोत्तम मानते थे। निष्कर्ष, भारतीय पुनर्जागरण एक ऐसा आंदोलन था जो पश्चिमी सोच से प्रेरित था, लेकिन उसने भारतीय सोच को मजबूत किया, धार्मिक बंधनों को तोड़ा और समाज को एक नई दिशा दी। इसी ने आगे चलकर राष्ट्रवाद को जन्म दिया।